पुणे मुंबई की बात करें, रियल एस्टेट को लेकर पुणे मुंबई की बात करें, विदर्भ की बात करें, वहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत जागरूकता आजकल लोगों में आ रही है, तो विदर्भ में क्या सिचुएशन है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मोतीलाल चौधरी। जैसे कि आपने मुझे पुणे, मुंबई और नागपुर मतलब ये दोनों तीनों के बीच में कंपैरिजन की बात करी, तो हमने ये देखा है कि मुंबई जिस हिसाब से ग्रो किया है और मुंबई के बाद में हमने देखा कि पुणे ग्रो किया। एक्चुअली देखा जाए तो पुणे में पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई, एक पिंपरी चिंचवड़ करके एक इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ कुछ इंडस्ट्री आई और उसके बाद में पुणे का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ हमने देखा कि आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री एक एजुकेशन हब भी साथ साथ में है। तो अब क्या हो रहा है कि मतलब हर तरफ का स्टूडेंट वहाँ पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए गया तो उसको फिर जॉब प्लेसमेंट के लिए वही कॉलेजेस में कैंपस के थ्रू उसको जॉब मिल जाता है, तो वही कोई आईटी सेक्टर में चला जाता है, कोई इंडस्ट्री में चला जाता है। तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि पुणे की जो ग्रोथ है वो हुई है। और अभी अगर हम देखते हैं तो मुंबई तो चारों तरफ अभी पूरा फैल चुका है, और फिर देखें तो समुंदर है, इधर नासिक के तरफ मुंबई आ चुका है, पुणे के उस आगे भी मुंबई जा चुका है। तो ओवरऑल अगर अभी हम देखते हैं तो मुंबई, पुणे और ये नासिक का जो एक ट्रायंगल है ये लगभग अभी सैचुरेट हो चुका है। मतलब हम लोगों ने देखा कि अभी तक एडवांटेज विदर्भ की जो बात हुआ करती थी, तो एडवांटेज विदर्भ के बारे में हम जो बात करते थे तो केवल बात होती थी, लेकिन एडवांटेज एक्चुअल में विदर्भ वाले को मिलता नहीं था। तो अब तक पिछले जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले हम 5-7 सालों से देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद में जो डेवलपमेंट हमने देखा पुणे, मुंबई और ये नासिक का जो ट्रायंगल है, उसके बाद रियल मायने में विदर्भ की और डेवलपमेंट अभी मतलब टर्न हो रहा है। और उसी के कड़ी में हमने ये देखा कि जैसे पहले कड़ी में यहाँ एक मिहान करके एक बड़ा प्रोजेक्ट यूरोप और आसियान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर गडकरी साहब के माध्यम से यहाँ पर आया हुआ है। और उसमें जो आईटी इंडस्ट्री आई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है, उसके बाद वहाँ पर एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज आ गई, एमआरओ आ गई, कुछ अभी नया विमानतल का डेवलपमेंट हो रहा है, नया कार्गो हब बन रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल विमानतल बन रहा है। तो ओवरऑल मिहान में लगभग 4,500 एकड़ में जो डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट में जो कंपनियां आ रही है, क्योंकि कोई भी जब माल आएगा या कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो रेल, रोड और एयर, ये 3 प्रकार की कनेक्टिविटी होती है। और जिस शहर को ये तीनों कनेक्टिविटी स्ट्रांगली मिलती है वो शहर एकदम फ्लरिश करता है, डेवलप हो जाता है। पुणे मुंबई में वही हुआ, वहाँ रेल, रोड, मतलब पहले पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना, ठीक है, पहले वो मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता था, काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन जब से वो पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना उसके बाद में पुणे का रियल मायने में डेवलपमेंट हुआ है ना, वो हमने देखा। तो सेम चीज़ यहाँ की जो लीडरशिप थी, यहाँ की पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वर्तमान में जो है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नागपुर से मुंबई को कनेक्ट किया। तो नागपुर से मुंबई करने के लिए एक रोड की कनेक्टिविटी पहले जो थी, अभी उसको एकदम एक्सप्रेस वे के स्वरूप में कर दिया कि 8 घंटे में आप मुंबई पहुंच सकते हैं समृद्धि महामार्ग के माध्यम से। फिर दूसरा इन्होंने नागपुर के चारों तरफ के जो रोड्स थे, जैसे यहाँ से NH6, NH7 क्रॉस होता था, प्लस मतलब का साइन यहाँ नागपुर में है, रेलवे का डायमंड पॉइंट नागपुर में है पूरे भारत का, बराबर है, मतलब यहाँ से ईस्ट वेस्ट की सारी ट्रेन जाती है, ये एक है। और जो हैदराबाद या भोपाल और ये इधर रायपुर और इधर अमरावती रोड के जो कनेक्टिंग रोड थे, ये पहले 2 लेन के रोड हुआ करते थे, अभी सारे 6 लेन के रोड हो गए। तो ये रोड की कनेक्टिविटी सबसे पहले बनाई। उसके बाद इन्होंने रेल जो पहले 2 लेन की थी अभी 4 लेन की कर दिया रेल। तो रेलवे में भी ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो मल्टीपल ट्रेन अभी ट्रैक पे चल सकती है। और 150 किलोमीटर के आसपास की जो सिटीज़ है तो उनमें अभी मेट्रो ट्रेन चलाने का भी गडकरी साहब का बीच में एक प्लानिंग का जिक्र हुआ था। और अभी और एक नया डेवलपमेंट हमने देखा है कि नागपुर से गोंदिया ये नया समृद्धि महामार्ग अभी निकल रहा है। तो ये नए समृद्धि महामार्ग से जामठा चौक मतलब गौसी मानापुर चौक से इसका 0 पॉइंट शुरू होता है और इधर से वरोड़ा, रुई, मतलब पांजरी, पेौठा, जो इधर घुड़केश्वर रोड से उमरे रोड को क्रॉस करते हुए इधर भंडारा की और गोंदिया को कनेक्ट करता है। भंडारा के पहले एक रूट चंद्रपुर की तरफ वरोरा में कनेक्ट होता है,
एक रूट भंडारा के पहले जाकर के गढ़चिरौली की तरफ जाता है, और फिर एक रूट साकोली रोड पे वहाँ कनेक्ट हो रहा है नीलगांव के पास, और फिर भंडारा के पहले एक रूट बूंदिया रावणवाड़ी के पास कनेक्ट होता है बालाघाट के पहले। तो इस समृद्धि से, नए समृद्धि से क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश, मतलब बालाघाट रोड पे वहाँ कनेक्ट हो रहा है तो मध्य प्रदेश, इधर साकोली रोड पे कनेक्ट हो रहा है तो छत्तीसगढ़, और इधर तेलंगाना और आंध्रा जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर रोड की तरफ जो कनेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अभी ये दोनों समृद्धि के माध्यम से, एक पहला पुराना जो समृद्धि महामार्ग था उसके माध्यम से मुंबई पुणे को कनेक्ट करके महाराष्ट्र के जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबको कनेक्ट किया। दूसरा जो समृद्धि अभी जो नया बन रहा है, जिसका डिमार्केशन हो चुका है, लैंड एक्विजिशन लगभग अभी कंप्लीट के तौर पर है और टेंडर्स भी निकल चुके हैं, अभी जल्दी 2-4 महीने में गवर्नमेंट काम शुरू करेगी। तो ये समृद्धि के माध्यम से उन्होंने क्या किया, ये 4 स्टेट को कनेक्ट किया, मतलब एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र। तो ये नागपुर से जो ये चारों स्टेट के बॉर्डर के पास के जो बड़े शहर, ये इनका जो क्राउड है ये नागपुर से इजीली कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो रियल मायने में अब हम देखेंगे, अब तक के विदर्भ का डेवलपमेंट हम कागजों पे जिक्र करते थे, लेकिन अब रियल मायने में ये जमीन पे दिखने लगेगा। और इस कड़ी में मैं ये कहूँगा कि आज सही मायने में विदर्भ में नागपुर एक ऐसा लोकेशन है कि एक्चुअली इसको भारत का केंद्र बिंदु तो माना गया है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री पे दुनिया का सेंटर माना गया है। अच्छा। दुनिया का सेंटर माना गया है, हाँ, क्योंकि आज नागपुर के आसमान के ऊपर से नियर अबाउट 1600 से 1800 इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, मतलब यहाँ के आसमान के ऊपर से जाती है, लेकिन वो यहाँ लैंड नहीं हो पाती, या यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी नहीं है इस कारण। तो ये जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन जाएगा ना, तो ये लगभग सारी की सारी फ्लाइट यहाँ लैंड करेगी और यहाँ से टेक ऑफ करेगी। ये विजन है नागपुर का। तो अभी जीएमआर कंपनी को इसका टेंडर मिल चुका है नए इंटरनेशनल विमानतल का। तो लगभग अभी 1-8 महीने में जीएमआर इसका काम शुरू कर रही है। तो जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ 50 प्लेन पार्किंग में और 50 प्लेन मतलब एयरपोर्ट पे ऐसा 100 प्लेन का पार्किंग कैपेसिटी नागपुर एयरपोर्ट का होगा। इतना बड़ा नागपुर का विमानतल भव्य दिव्य होने वाला है। और जब ये फुल स्विंग में 2028 और लास्ट स्टेज 2032 में जब ये कंप्लीट हो जाएगा बिहार का तीनों स्टेज, तो उस समय रियल मायने में हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल कार्गो हब का जो गडकरी साहब का उस समय का सपना था ये पूरा हो चुका रहेगा और हर मिनट में यहाँ पर एक फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और एक लैंड करेगी। तो आज जो एडवांटेज विदर्भ के बारे में आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि रियल मायने में विदर्भ वासियों को ये सही समय है इस समय का फायदा लेने का। रियल एस्टेट इस में अगर हम देखेंगे तो आज नागपुर में जो रेट है, पहले हम देखते थे कि नागपुर में वर्धा रोड ही एक ऐसा रोड था जिस रोड पे जमीन के रेट बहुत बढ़ते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि नागपुर के चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसमें चारों तरफ डेवलपमेंट होने के बाद में वर्धा रोड पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्धा रोड पे, स्टेडियम वर्धा रोड पे है, बूटीबुरी एशिया का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया वर्धा रोड पे है, ठीक है। एक्सपांसन ऑफ बूटीबुरी का इंडस्ट्रियल एरिया का जो एक्सपांसन है 4500 एकड़ जमीन चंद्रपुर और वर्धा रोड के बीच में लिया गया है, तो वो भी इसी रोड पे है। समृद्धि की कनेक्टिविटी भी इसी रोड पे है। तो इस कारण सारा डेवलपमेंट जब इस रोड पे है, तो इसलिए इस रोड के सराउंडिंग में जो रहने वाले लोग हैं या जिनकी प्रॉपर्टी है उनको जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा। लेकिन सर लोगों का एक कलम बोलते हैं कि सॉरी मतलब उनको फ्लैट्स लेने हैं या लेआउट्स में किस तरह उनकी ज़्यादा डिमांड है? मेरा ये कहना है कि जिनको आज अगर मान लो कोई हमारे पास विदर्भ से कहीं भी किसी भी जिले से, या मैं कहूँगा कि हमारे बॉर्डर कनेक्टेड जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के मेजर सिटीज के कोई भी अगर इन्वेस्टर यहाँ नागपुर में आते हैं, कोई कस्टमर अगर नागपुर में आते हैं, सबसे पहले उनका ये रहता है कि चलो यार नागपुर एक उभरता हुआ शहर है। अभी मुंबई पुणे और उसके बाद अभी नागपुर ही महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है, हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु है, तो इसमें ज़मीन में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा जल्दी ही बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर 3 प्रकार के लोग हमारे पास में आते हैं, जो आते हैं कस्टमर। तो एक तो पहला होता है कि जिसको खुद घर बनाना है, आज तुरंत रहना है, वो एक व्यक्ति हो गया। एक हो गया कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो यार आज खरीद लूँ
या खरीद करके मैं 2-4 साल वेटिंग है मेरे पास, 2-4 साल में मैं खुद का घर बना लूँ, ठीक है, एक तुरंत रहने वाला हो गया, एक 4-5 साल के वेटिंग वाला हो गया, और एक आधा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आता है कि चलो अभी एफडी और आरडी या कहीं म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बजाय मैं मान लो रियल एस्टेट में एक आधा जमीन का टुकड़ा एक अच्छे शहर में मैं खरीद करके रख लूँ। तो ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो एक 3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जिसको आज तुरंत रहने का अगर प्लानिंग है कि चलो यार 2-4-6 महीने में साल भर में मुझे रहना है, उसके हिसाब से मुझे नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उस व्यक्ति ने फ्लैट में आना चाहिए। हाँ, मतलब रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में फ्लैट में लाना चाहिए। कोई अगर कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में पैसा डालूँ, मैं कहूँगा कि मत डालिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में उसकी ग्रोथ जो है उसकी ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसकी बजाय आप सिटी से नियर बाय में जो अगर लेआउट के कोई प्रोजेक्ट है जिसमें एनएमआरडी सैंक्शन हो, रेरा अप्रूव्ड हो और डेवलपमेंट के सारे जो एनएमआरडी के रूल्स के हिसाब से डेवलपमेंट किया गया हो, ऐसे डेवलपर के पास आकर के अगर आप प्लॉट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको ज़्यादा मतलब रिटर्न मिलेगा। हाँ, तो हम लोगों के पास में ऐसे सभी प्रकार के प्रोजेक्ट हम रखते हैं। मायासेट इंफ्रा माई ग्रुप पिछले 9 साल में हम लोगों ने जो काम किया है नागपुर में, तो जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ भी बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं, गोदरेज यहाँ पर आया है, बाकी कलकत्तरू से लेकर के और मल्टी नेशनल कंपनी के बड़े ब्रांड भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं। इनकी बहुत बढ़ी हुई कीमतें रहती है इन ब्रांडों की, क्योंकि इनके खर्चे बहुत हैं, अमाउंट खर्चे, और उसके कारण अल्टीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग लोकल ब्रांड होने के कारण हम लोग खुद ही परचेसर हैं, मतलब लैंड खुद खरीदी करते, खुद सैंक्शन करते, खुद डेवलप करते और खुद ही मार्केटिंग करते, ठीक है। तो मतलब एक खिड़की योजना जैसे गवर्नमेंट की होती है, तो वैसे एक ही प्रीमाइसेस में ये सारी चीज़ें होने के कारण हम जो प्रोडक्ट लोगों को अवेलेबल करा के देते हैं तो वो एकदम रीजनेबल में होता है। मार्केट रेट से मैं कहूँगा कि 300-400 रुपये पर स्क्वायर फीट से हमारी जो प्रोडक्ट है वो लोगों को हम सस्ते रेट में उपलब्ध करा करके देते हैं। और आज मायासेट इंफ्रा माई ग्रुप ने लगभग पिछले इन 7-8 सालों में हमने 30 प्रोजेक्ट इस शहर में के आजू बाजू में हमने दिए। उसमें हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हमने नागपुर मनीष नगर का जो सबसे हॉटेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट बनाए। खामला एरिया में भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जल्दी हम लोग न्यू खापरी जो मिहान के सामने वाला एरिया है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का एक 2 BHK का फ्लैट स्कीम हम अगले 15 दिन में लॉन्च कर रहे हैं। और लेआउट में हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों को प्लॉट्स दिया है, और हमें खुशी होती है कि हमारे देखते ही मतलब 3 साल में लोगों के रेट 3 गुना तक हो गए। अरे बाप रे, 3 साल में 3 गुना हो गए। 3 साल? हाँ, मतलब हमने लोगों को 1200 रुपये के आसपास में, मान लो रिंग रोड के आसपास में प्रॉपर्टी दी। हमारा एक माई सिटी करके प्रोजेक्ट है जिसमें 7 फेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां फेज हम लोग शुरू किए हुए हैं। तो रिंग रोड टच प्रोजेक्ट है, ली मेरिडियन होटल के जस्ट पीछे है। तो उसमें हमने लोगों को शुरुआत में 1190 रुपये से प्लॉट दिया, अभी 3000 रुपये प्लस में वहाँ पर प्लॉट है, मतलब नियर अबाउट 3 गुना के आसपास में वहाँ पर रेट हो गया। हमने गोदरेज का प्रोजेक्ट बेसा हुगली रोड पे आया, उसके बगल में हमने 1200 रुपये में लोगों को प्लॉट दिया, आज वहाँ 5000 रुपये रेट। तो हम हैप्पी है कि हमारे कस्टमरों को हमारे रहते हुए 3-4 सालों के अंदर में 3 गुना 4 गुना रेट मिल गया। और ऐसे ही नियर बाय में हमारे प्लॉट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आए हैं। अभी हमने रिसेंट में फार्मलैंड का भी ऑप्शन दिया कि लग्जरियस सेगमेंट में कुछ लोग चाहते हैं कि सिटी के थोड़ा सा नियर में फार्म हाउस भी हो। मैं ये पूछने वाली थी कि जितने सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो वो क्लाइंट्स का डिमांड क्या रहता है, मतलब सिटी के बीच में चाहिए या सिटी के बाहर चाहिए? और आपको मुझे लगता है 9 साल शायद 9 साल हो गए, इतने सालों में मतलब तब से लेके मतलब हम फास्ट ट्रेंड का ये है, हर ट्रेंड बदलता रहता है। फिर लोगों के डिमांड में आजकल अब देखते हैं कि लेआउट्स में भी वो लग्जरियस क्या है ये भी बताना पड़ता है। तो ऐसे में लोग सिटी में रहना पसंद करते हैं, बाहर रहना पड़ता है, क्या डिमांड रहता है लोगों? एक्चुअली हमने देखा, देखो क्या होता है कि आपने सही कहा कि कुछ लोग डेवलपमेंट देखते हैं और सिटी में रहना कि बाहर रहना, ये इसमें भी कुछ लोग सोचते हैं। तो हमने एक देखा कि बहुत सारे लोग तो ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन होते हैं, बहुत कंफ्यूज है क्योंकि सेल्स वाले जो लोग होते हैं ना, ये जब मार्केट में इनको मिलते हैं
ये सेल्स वाले लोग कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी की प्रॉपर्टी सिटी के पास में नहीं है तो दूर प्रॉपर्टी है तो वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है। मतलब सेल्स टीम जो होती है अलग अलग कंपनियों की, तो उनके वजह से बायर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सिटी के नियरेस्ट अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसलिए उसको देगा कस्टमर को या बायर को, क्योंकि सिटी की जो ग्रोथ है, कभी कोई प्रोजेक्ट मान लो बिहार में अगर कोई कंपनी आ रही है, कंपनी का लैंड परचेस हो गया, सब हो गया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के कारण हो सकता है उस कंपनी को साल भर में जो आना था उसको 3 साल लग गए या 5 साल लग गए, डेवलपमेंट रुक गई, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जो आने वाला था वो साल 2 साल मान लो रुक गया। तो उसके नियर बाय में अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर है तो वो डेवलपमेंट के आधार पर हो गया। लेकिन सिटी के करीब में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो क्या हो गया कि सिटी की जो नेचुरल ग्रोथ है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है और सिटी बढ़ रही है, तो ये नेचुरल ग्रोथ के कारण सिटी के नियर बाय में जो प्रोजेक्ट है ना, वहाँ अगर कोई बायर पैसा डालता है तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। और इनकेस अगर उसको मान लो 2-4 साल में घर बना करके रहना है तो रह नहीं सकता। सर हमारे कंपनी का यूएसपी हम लोगों का क्या है, एक तो माई असेट्स इंफ्रा, माई MAI, माई असेट्स इंफ्रा मतलब MAI, माई मतलब त्याला आपण मराठीत म्हणतो आई, है ना, आई म्हणजे हमने एक इमोशंस से हमारी कंपनी का निर्माण किया है। माँ का जो प्यार होता है, वात्सल्य होता है, उस हिसाब से। तो माई असेट इंफ्रा जब मैंने 4 मार्च 2016 को जब ये फर्म का निर्माण किया तो मेरे मन में एक सोच थी, क्योंकि मैं 2004 से रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहा था। बहुत सारे अच्छे कुछ बुरे ऐसे अनुभव आए, लेकिन मैंने देखा कि ये रियल एस्टेट का बिजनेस अगर रियलिस्टिक तरीके से किया गया तो लॉन्ग टर्म तक हम कर सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां हमने देखी कि लोगों को हमको पैसा कमाना है करके प्लॉट बेचना है बस, तो बहुत दूर दराज में भी हम यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो 40 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर पे लोगों को जाकर के प्लॉट बेचना। अगर 2-4-5 साल बाद, अब क्या है, बाहर का बायर है, उसको पता नहीं कि शहर का डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसने किसी सेल्समैन के ऊपर भरोसा किया और पैसा लगाया, कंपनी के मालिक को ना देखा, ना प्रोडक्ट देखा, ना कुछ। ऐसे बहुत सारे ब्लाइंडली फेथ करके लोग किसी के भरोसे पर पैसा डाल देते। लेकिन 5 साल बाद अगर वो बायर ये कहता है कि भैया अगर मुझे प्लॉट की कीमत अभी बढ़ी है या मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा प्लॉट बेचना है, तो उस वक्त उसको मतलब वो सेल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ तक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक अभी तक डेवलपमेंट गया ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने, हो सकता है कि उस वक्त प्लॉट खरीदी करने के लिए किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना रखा हो, किसी ने हो सकता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए वो प्लॉट खरीदा हो कि यार चलो ये आज मैं प्लॉट खरीद करके रखूँ, कल 2-4 गुना हो जाएगा तो मेरी बेटी 15-18 साल की हो जाएगी तो मैं उसका शादी में पैसा खर्च करूँ प्लॉट बेचकर। मेरा ये समझना है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का, अगर हमने वो प्लॉट नहीं बेच पाने, मतलब बेचने के लिए अगर नहीं सपोर्ट किया, नहीं बेच पाए, तो उसका सपना टूट जाता है। शायद वो व्यक्ति उस वक्त हमको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन दिल दुखेगा उसका। तो जब दिल दुखेगा ना, तो हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हमारा अच्छा नहीं हो सकता। तो जब मैं खुद का काम करने का सोचा तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत थी कि नहीं यार, मैं रियल एस्टेट का काम रियलिस्टिक तरीके से ही करूँ। कि अगर मेरे कस्टमर 5 साल बाद अगर बोला कि मोतीलाल जी यार मैंने आपके इस माई सिटी में प्लॉट खरीदा है, मुझे मेरे बेटे के लिए एजुकेशन के लिए पैसा लग रहा है, तो कृपया प्लीज़ बेचने के लिए मदद करिए, तो मैं छाती ठोक करके आपको मैं आंखें डाल करके बिल्कुल उनसे बात करना चाहिए कि साहब मुझे 2 महीने का टाइम है, मैं मेरे सेल्स टीम के माध्यम से आपका प्लॉट बेच दूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब सही में मैं सिटी के नियर बाय में काम करूँगा, नियर बाय में प्रोडक्ट दूंगा तब। और मुझे आज गर्व होता है कि माई एसेट्स इंफ्रा के माध्यम से माई ग्रुप ने जो प्रोडक्ट हमने 2016 से लोगों को दिए हैं, उसमें अभी 2016 से लेकर के अभी 8-9 साल का ही पीरियड हुआ है, बहुत शॉर्ट स्पैन हुआ है, लेकिन इनमें हमने किसी को 2 गुना, किसी को 3 गुना, किसी को 4 गुना रेट उनके उस लेआउट में बढ़ गए हैं। और हमने काफ़ी सारे कस्टमर्स के प्लॉट रीसेल भी करवाए हैं, मतलब उन्होंने अगर बोला कि भैया बेच के दो तो हमने बेच के भी दिए हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे पास में रिपीटेड कस्टमर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में आपने जो ट्रस्ट कमाया है लोगों का, और वो रिपीटेड कस्टमर भी आप बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने
इतने कम समय में इतना करना, और इसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमारे हर लेआउट में अगर कोई नया प्रोजेक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि नियर अबाउट 10% लोग तो रिपीटेड होते हैं, अरे वाह। और विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। हम लोगों का कहीं ऐसे बड़ी मीडिया में या कहीं हम होर्डिंग्स और ये नहीं लगाते, वो मिनिमम खर्च हम ये करते, वो एडवांटेज हम क्लाइंट्स लोगों को बांट देते हैं। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ही हमारा क्लाइंट बेस बढ़ जाता है। क्या बात है, आजकल इतने सोशल मीडिया हाँ। सब्सक्राइब करने के बाद ये बहुत बड़ी बात है। सर इतने सब विदर्भ में है, विदर्भ में नागपुर से बाहर के कितने लोग हैं, मतलब नागपुर और नागपुर के बाहर से? परचेसिंग Purchasing मतलब या overall? खरीदार में बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, खरीदार में, हाँ। प्रॉपर्टी बायर के हिसाब से देखेंगे तो मैं कहूँगा कि इधर बुंदिया भंडारा या पूरे विदर्भ से लोग यहाँ पर नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक समय था कि पुणे बॉम्बे के लोग इधर आते नहीं थे, लेकिन अभी पुणे से भी हमारे विदर्भ के कुछ लोग जो अच्छे सेटल हो चुके हैं, बॉम्बे में सेटल हो चुके हैं, या कहीं कुछ NRI अगर कहीं बाहर सेटल हो चुके हैं, वो लोग अभी नागपुर की तरफ आ रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये एक अच्छा साइन है हम लोगों के लिए। नागपुर में टाउनशिप के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब अगर हम पुणे मुंबई जाते तो वहाँ टाउनशिप का बहुत ज़्यादा क्रेज है, यहाँ पे टाउनशिप के बारे में? टाउनशिप्स तो चल रही है यहाँ पर, लोग बना भी रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लोगों की जो चॉइस है, क्योंकि यहाँ टेबल लैंड बहुत आजू बाजू में सराउंडिंग में अवेलेबल है, तो नागपुर का जो क्राउड है और नागपुर के सराउंडिंग का जो क्राउड है वो इंडिपेंडेंट घर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट की एक स्वतंत्रता अच्छी लगती है, इसलिए इंडिपेंडेंट प्लॉट में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर एक और बात है कि जब लोग प्लॉट खरीदने आते हैं या उन्हें कुछ आपके यहाँ तो आप बहुत अच्छे से सजेशन देते हैं, तो मैं समझ गई हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता ही है जब हम कहीं खरीदने जाते हैं, प्लॉट खरीदने जाते हैं या कुछ रियल एस्टेट के बारे में जानना है, तो लोगों ने क्या ध्यान रखना चाहिए, किस बात की ये रखना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया श्रीधर जी। मैडम आपको एक और बात बता दूँ हमारे ग्रुप की, हम लोग शहर में जाकर के इसी चीज़ का कंफ्यूजन दूर करने के लिए कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। ओके, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर कहीं किसी कंपनी से अगर प्लॉट खरीदना चाहता है या कोई नागपुर में फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो कैसा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत अनुभव भी आए, जिससे ये बिजनेस में या अच्छे लोगों के नाम भी बदनाम हुए। तो ऐसी नौबत लोगों पे ना आए, क्योंकि लोगों का मेहनत का पैसा होता है। तो हम लोगों ने एक कड़ी शुरू करी, मैंने एक बड़ा प्रोग्राम बैतूल में लिया था, एक प्रोग्राम मैंने गोंदिया में किया, एक चंद्रपुर में किया, एक भंडारा में किया, और अभी रिसेंट मेरा 25 तारीख को एक प्रोग्राम हिंगना रोड पे बाकड़े सभागृह में मैं शाम को 7 बजे ले रहा हूँ। 31 तारीख को यहाँ हुड़केश्वर रोड पे मेरा एक कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम में ले रहा हूँ, कंटिन्यू शुरू है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, मतलब हमारा आग्रह नहीं रहता कि आप हम लोगों से प्लॉट खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन समाज में अगर हम रह रहे, समाज से अगर हम व्यापार कर रहे और समाज के एक महत्वपूर्ण अगर हम घटक है, तो हमारा समाज के लिए भी ये प्रमुख दायित्व है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के हमारे जो लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाएं। अगर हमें वो रास्ता पता है कि हम उस रास्ते से गए तो वहाँ हमें एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो वो रास्ता बाकी लोगों को नहीं पता है, तो हम उनको बताना चाहिए। यही हमारे संस्कार या हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से वो सारी चीज़ें बताते हैं कि प्लॉट खरीदना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रॉपर्टी किसके नाम से है, फिर उसके ओनरशिप के पेपर देखिए, सातबारा किसके नाम से क्या है, फिर सैंक्शन देखिए उसमें एनए है क्या, टाउन प्लानिंग का सैंक्शन है क्या, NMRD का अप्रूव है क्या, फिर रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या, RL आया हुआ है क्या उसका, और RL आया तो फिर जो डेवलपमेंट का कमिटमेंट NMRD के साथ में हुआ है उस हिसाब से उसने समय पे वहाँ डेवलपमेंट किया हुआ है प्रोजेक्ट में। ये चीज़ें उसको देखना है, और ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो आज बंद करके उस डेवलपर के पास में उसमें पैसे डालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि सर आप अवेयरनेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमसे नहीं लिखना, कहीं और से भी खरीदते हैं तो ये खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि नागपुर में बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज है, लेकिन लोगों ने आपके यहाँ क्यों आना चाहिए, ऐसे इन्फॉर्मेट आना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको शुरुआत में ही ये बताया कि माय एसेट्स इंफ्रा एक ऐसा ब्रांड है, एक तो मोतीलाल चौधरी मेरा का नाम है, मैं 2004 से रियल एस्टेट में हूँ और नागपुर में ही हूँ, मतलब लगभग 20 साल मुझे इस काम में हो गए हैं। और 20 साल में आज ऐसा
कोई भी कस्टमर नहीं है मेरा कि जो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये मेरे लिए खुशी की बात है। फिर मायासेट इंफ्रा जब मैंने निर्माण किया तो मेरी सोच थी कि रियल एस्टेट का काम रियलिस्टिक तरीके से मैं करूँ। तो मैंने बताया कि बहुत सारे 90% लोग जो आज अपने शहर में काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, मार्केटिंग की कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर के पैसे होते हैं, वो मार्केट इन्वेस्टर पैसा लगाता है, सैंक्शन कोई और करता है और उसके बाद में मार्केटिंग कंपनी को प्रोडक्ट बेचने के लिए देते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है कि वो 2-3 लोगों के पास से जब वो प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर की तरफ चला जाता है तो हर एक का अपना इंटरेस्ट वहाँ जुड़ता है, और हर एक का जब अपना इंटरेस्ट जुड़ता है तो प्रोडक्ट की रेट या प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। मायासेट इंफ्रा एक ऐसा ब्रांड है कि हम खुद अपनी ज़मीन अपने नाम से पहले खरीदी करके अपने नाम से उसके डॉक्यूमेंट करेंगे, सैंक्शनिंग करेंगे और डेवलपमेंट भी अपनी इन हाउस टीम के माध्यम से हम करते हैं और सेल्स भी हम अपनी इन हाउस टीम के माध्यम से करते हैं। मतलब सब कुछ आपको एक थाली में, हाँ, एक थाली में सब पूरे पकवान मिल गए आपको, तो कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो एक ही प्रीमाइसेस में जब ये होता है तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाता है, हमारा कॉस्ट बढ़ता है। तो वो मैंने पहले कहा कि 300-400 रुपये कम रेट में हम लोगों को प्रॉपर्टी अवेलेबल करा के देते हैं। मार्केट में अगर कोई जगह पर, जैसे अगर वेड़ाहरी की मैं बात करूँ, यहाँ से शंकरपुर वेड़ाहरी, यहाँ अभी जो बाकी लोग जो रेंज में प्लॉट बेच रहे हैं सबके 3,000-3,500 के आसपास में रेट है। मायासेट इंफ्रा की प्रॉपर्टी जो है हम वहाँ 27,500-28,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। रिजनेबल भी बहुत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपको। मेरे पास आरएल वाली प्रॉपर्टी मैडम 690 रुपये से मैं आरएल वाले प्लॉट दे रहा हूँ, एनएमआरडी सैंक्शन वाले प्लॉट दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पीलका पार में, जो नया समृद्धि महामार्ग नागपुर से गोंदिया की ओर जा रहा है, और उस समृद्धि महामार्ग से जस्ट 200 मीटर पहले घोड़केश्वर रोड पे प्रोजेक्ट है। 12 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। मेरा रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, डेवलपमेंट चालू है और आरएल वाले सब आ चुके हैं। इतना सुंदर लोकेशन है, मैं लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ कि इस लोकेशन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई अगर इरादा है, इस लोकेशन में अगर आप प्लॉट खरीदने के लिए अगर आते हैं माई गोल्ड के पास, तो बहुत ही रिजनेबल रेट में, केवल 1490 रुपये पर स्क्वायर फीट में मैं रेसिडेंशियल आरएल रेरा सैंक्शन सीमेंट रोड्स के साथ में डेवलप प्रॉपर्टी में लूँगा। जबकि वही समृद्धि क्रॉस करने के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो आज भी कई लोगों के रेट वहाँ 1500, 1600, 1800 रुपये उधर बाहर में जा चुके हैं। मैं उसके काफ़ी पहले लोगों को 1500 के अंदर में प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ कि एक बार प्रॉपर्टी खरीदने के पहले हमारे सभी लोगों ने, मैं ये कहूँगा कि आप 4 जगह जरूर घूमिए, वेरीफाई करिए, लेकिन एक बार मायासेट इंफ्रा में जरूर आइए, यहाँ के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, यहाँ की प्रॉपर्टी देखिए और उसके बाद में निर्णय लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और सर आज वाइब्रेंट विदर्भ में आपने ये सारे डाउट्स जो है लोगों के क्लियर किए और बहुत अच्छी तरह से क्लियर किए। हालांकि हम किसी कंपनी में जाते हैं तो इतने क्लियर नहीं करते, वो कहते हैं हमारे पास है, लेकिन सर कहते हैं आप सबके पास जाइए, लेकिन हमारे पास आइए। और सर बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम जो करते हैं वो काबिल तारीफ है सर। और आज वाइब्रेंट विदर्भ की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे कंपनी का किस तरह से योगदान रहा है विदर्भ डेवलपमेंट या? हमने देखिए मतलब हम लोग देखा जाए तो सोशली भी काफ़ी एक्टिव है। हमारा माई फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन भी, इसके माध्यम से हम लोग हर साल 28 जून को ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, ट्री प्लांटेशन का एक बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं। साल भर में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो हम लोग जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऐसे करते हैं लोगों को अलग अलग जगह पर जाकर के। तो जैसे अनाथालय में जाकर के कुछ मदद करना है, कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों को हमने जो अन्नदान वगैरह है वो सब हमने किया। तो ये सब जो सारी एक्टिविटी हम अपने बिजनेस के साथ साथ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निर्वहन जो हम करते हैं, तो इसके माध्यम से कंपनी को हमको पिछले साल इंडियन आइकॉन अवार्ड से मुझे नवाजा गया मायासेट्स को। और वो दिल्ली में एक बड़ा फंक्शन था, अपना ग्लोबल एक्सेलेंस फोरम के माध्यम से। वहाँ पर इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उनके थ्रू मुझे वो अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमको व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नासिक में ली मेरिडियन होटल में, वहाँ हमको महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया। और मुझे पर्सनली जो सोशल चीज़ों में हम इन्वॉल्वमेंट है पहले से लेकर के, पहले से हमारी ये है मतलब अपने काम के साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी कुछ करो,
हमारे गांव में हमने एक स्कूल खोली है जिसका सीबीएसई पैटर्न पे हम एजुकेशन अच्छा। देते हैं लोगों को। केवल 4-5 हज़ार रुपये वार्षिक फीस में हम लोगों को एजुकेशन देते हैं। 250 हाँ 250 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हम करते हैं जो आज छोटे से इंटरव्यू में बताना शायद मुझे पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो काम हम करते हैं उस काम को ध्यान में रखते हुए मुझे 2023 में मुंबई के एक बड़े होटल में होटल हयात में डॉक्टरेट के माध्यम से भी मुझे सम्मानित किया गया। क्या बात है। मतलब एक अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जिस मंच पर मनोज वाजपेयी जी जो एक्टर है, हिंदी हाँ, फिल्म हाँ। के अभिनेता हैं, उनको मतलब एक्टिंग के सेक्टर में, उसके बाद में ओकाया बैटरी और जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर है उसके जो मालिक है, तो ऐसे बड़े बड़े जो अलग अलग क्षेत्र के जो दिग्गज लोग थे उनको वहाँ पर डॉक्टरेट दे करके सम्मानित किया गया। तो मुझे भी एक बड़ी उपाधि ये सारे एक्टिविटी के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से मिली है। तो मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो मायासेट इंफ्रा परिवार के माध्यम से जो लोग आज एसोसिएट है, लगभग हमारी 2000 लोगों की टीम एसोसिएट है। अच्छा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से हमने 2000 लोगों के घर में एक रोजी रोटी देने का भी हमने काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली वे से हम एक विदर्भ में जो एक रोजगार है ना, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। तो आज हमें खुशी होती है कि आज हमारे जो टीम के मेंबर्स है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं और लोगों को उनके सपने पूरे करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो हम काफ़ी सारा बहुत योगदान काम कर रहे हैं। रहा है और इतने अच्छे अच्छे सोशल एक्टिविटीज आपने बताया नहीं, मुझे सिर्फ एक बताया आपने, लेकिन आप इतना सोशल एक्टिविटीज स्कूल चला रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है सर। और इन सबसे मुझे लगता है प्रेरणा मिलेगी लोगों को। और आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे कि आज ये योग मिला हम लोगों को आपसे बात करने का, तो काम तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे काम में हमारी ईमानदारी, प्रामाणिकता और सच्चाई अगर रहती है तो उस काम को हम लंबे समय तक कर सकते हैं। आज तक हमें कोई बड़े होर्डिंग, बड़े विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग अपने काम के रिसिप्ट के आधार पर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर वो काम में अगर हमारी ईमानदारी नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, प्रामाणिकता नहीं होती, तो शायद इतने कम समय में मतलब मायासेट इंफ्रा माई परिवार ने 30 प्रोजेक्ट तक का सफर तय नहीं किया होता। मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, प्रामाणिकता से करें। डेफिनेटली हमारी वो मंजिल हम पूरी कर सकते हैं। एज अ कस्टमर करके अगर हम लोग किसी ग्रुप के साथ में जुड़ करके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने यहाँ आकर के मेरे से ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि हमारे प्रॉपर्टी अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर आप आइए, वहाँ सुनिए, अटेंड कीजिए। आज ये छोटे से इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट के पार्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। जब हम कोई मेहनत का पैसा, अपने पसीने, खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा किसी कंपनी में देते हैं, किसी सेल्समैन के भरोसे पर हम देते हैं, लाखों की प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, तो एक बार उन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है कि कौन सी जगह पर खरीदें। लेकिन 4 प्रकार से लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति ने विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जिस कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो कंपनी कैसी है, उसका मालिक कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सबसे पहली चीज़ हमने देखना चाहिए। दूसरी चीज़ देखना चाहिए, कंपनी तो ठीक है, लेकिन वो जिस लोकेशन की प्रॉपर्टी मुझे दिखा रहा है वो प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ पर है, मतलब सही में उसकी ग्रोथ हो सकती है क्या, उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, वो चीज़ें देखना आवश्यक है। फिर तीसरी चीज़ ये देखना है कि चलो यार ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन है, कंपनी भी अच्छी है, ठीक है, एरिया वर्धा रोड का है या हिंगना रोड का है, अच्छे एरिया में हमारी प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, लेकिन उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या क्लियर है, सही में वो NMRD सैंक्शन है, RL है, रेरा है कि क्या है, ये चीज़ भी हमको देखने की आवश्यकता है। और चौथी चीज़ हमने ये देखना चाहिए कि मतलब जो कंपनी के थ्रू हम खरीद रहे हैं, मतलब मालिक तो ठीक है, लेकिन जो कंपनी के थ्रू हम खरीद रहे हैं वो कंपनी कितने साल से काम कर रही है, रिलायबल है कि नहीं है, कहीं किसी के माध्यम से कोई चीटिंग का काम तो नहीं सामने आया है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर हमने देख ली ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को मेहनत की कमाई कहीं अटकेगी, कोई कोर्ट कचहरी के मैटर होंगे और कुछ होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको फ्री में
माय एसेट्स ग्रुप के माध्यम से जो प्रॉपर्टी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं इसमें आपको फ्री में मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। अभी रिसेंटली हम 25 तारीख को एक बाकरे सभागृह हिंगना रोड पे शाम को ठीक 7 बजे प्रॉपर्टी अवेयरनेस प्रोग्राम हम ले रहे हैं। तो आपको आग्रह करूंगा कि आप जरूर आइए और देखिए और उसके बाद में आप निर्णय लीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवभारत के साथ जुड़ने के लिए। आपने जिस तरह से वो लोगों के डाउट्स जो थे वो एक इसमें क्लियर कर दिए है, लेकिन आपको और भी डाउट्स होंगे तो आप सर से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर या कंपनी की वेबसाइट जो है सब मैं आपको यहाँ पे दूंगी। थैंक यू सो मच सर नवभारत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, नवभारत का, पूरे परिवार का धन्यवाद। बिल्कुल, आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, मतलब ये काम तो आप कर ही, लेकिन जो समाज सेवा आप कर रहे हैं वो हमेशा ही ऐसे ही करते रहे। आने वाले समय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद। आज हमने माय एसेट इंफ्रा में हम आए हैं और यहाँ से मोतीलाल जी ने जो हमें जो डाउट्स थे वो बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। बहुत सारी बातें रहती है जो एक वीडियो में नहीं हो पाती है। इनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, इनसे आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके देखिए, इनसे कांटेक्ट भी कीजिए और ऐसे ही नई नई स्टोरीज हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़ीकर, नवभारत नागपुर से। नमस्कार।